जय हिंद एवरीवन। इस सेशन में हम जीएस 4 की टॉपर कॉपी देखेंगे गरिमा लोहिया मैम की। बहुत सारे जो टॉपर्स जिन्होंने इनके बाद यूपीएससी क्लियर किया वो कहते थे कि हमने गरिमा लोहिया मैम के जो बुकलेट्स हैं, आंसर बुकलेट्स हैं, उनमें से अपने खुद नोट्स बनाए हैं। इनके नोट्स को हमने रेफ़र किया है। तो लेट अस सी कि कैसे ये लिखती हैं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। पहले सेक्शन ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, एथिक्स इज नॉट जस्ट contemplative discipline. What we believe to be good or bad has implications on our actions. Discuss how different schools of ethics helps us in making moral decisions. तो समझ में आ रहा है कि जो हम सही और गलत मानते हैं, राइट, उसके इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर क्या होते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझा देंगे। और डिफरेंट स्कूल्स जो हैं वो कैसे हमको हेल्प कर सकते हैं मॉरल डिसीजन बनाने के लिए, वो हम इसमें बता देंगे। तो ये इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे डिओन्टोलॉजी, जस्टिस एथिक्स, टीलियोलॉजी हो गई, वर्च्यू अप्रोच हो गई, फिर राइट्स बेस्ड अप्रोच हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। तो देखते हैं कि मैम ने इसको कैसे फॉलो करा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एथिक्स डेफिनेशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए एथिक्स की डेफिनेशन दे दी। एथिक्स रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट गाइड्स आवर बिहेवियर। इट डील्स विद व्हाट आई ऑट टू डू एंड वाई। ठीक है, तो स्कूल्स ऑफ एथिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर्स, और वो कैसे हेल्प करते हैं मॉरल डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है स्कार्स पब्लिक फंड्स टू बी स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट्स दैट बेनिफिट मोर पीपल। ठीक है, ठीक, मतलब ये लिखना होता ना कि मतलब अगर आप पब्लिक फंड्स आप वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करोगे जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। फिर उसके बाद कांटियन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, ट्रीट्स ह्यूमन एज एंड्स इन इटसेल्फ। इसका एग्जांपल ये कहाँ पे कौन सा डिसीजन हेल्प करेगा बनाने के लिए, एम्ब्रेस जेंडर इक्वालिटी बिकॉज वुमेन इज एन एंड एंड नॉट विद एजेंसी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, कि जो वुमेन है वो मीन्स नहीं है अपने वंश को आगे बढ़ाने का, वो अपने आप में एंड है। तो हम जेंडर इक्वालिटी को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जेएस मिल का लिबर्टी प्रिंसिपल है, जो कि उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि रिमेन टॉलरेंट टू द व्यूज डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन एंड नॉट रिजॉर्ट टू हेट स्पीच। गांधीयन मीन्स अप्रोच है, अप्रोच और तलिस्मान टू सपोर्ट द वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे गांधी जी का प्रिंसिपल था तलिस्मान का, जो कि ये कहता था कि अगर मुझे कोई एक्शन लेना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं डिलेमा में हूँ, मैं करूँ क्या, तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे एक्शन से एक जो सबसे गरीब इंसान जो जिसकी इमेज मेरे दिमाग में आती है, क्या उसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो एक्शन कर दो। जैसे कि कैलाश सत्यार्थी गेव अप लेक्चरर करियर टू फाइट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। बढ़िया है। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट मध्यम मार्ग है और द मिडिल पाथ टू लीड अ बैलेंस लाइफ। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स यूजिंग हिज वेल्थ टू रन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चैरिटी। फिर उसके बाद मैकियावेलियन एथिक्स है ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। Example protects the sovereignty in international arena. For example, Ukraine defense of Russian aggression. Okay. As Socrates remarked, it is not enough to know ethics, but have the courage of conviction to adhere leading to summum bonum, जिसका मतलब होता है greater good. और एक और चीज़ यहाँ पे हम वर्चू एथिक्स का जो फील्ड है वो ये कहती है कि इंसान वर्चुअस होता नहीं है, वो वर्चुअस लाइफ को चूज करके वर्चुअस होता है। कि मतलब अगर आपके डेली एक्शन वर्चुअस होंगे तो आप वर्चुअस हो जाएंगे, राइट। कि मतलब जो जैसा करे वो वैसा भरे टाइप। आगे चलते हैं। दिस वॉज अ गुड वन, है ना। इसमें इन्होंने ना ये जो अप्रोच फॉलो करी कि उन्होंने बोला है कि एक्स लीड्स टू वाई, तो मैं क्या करूँगी, मैं पेज को डिवाइड करके एक वो बना दूंगी, टेबल बना दूंगी। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दिस, क्योंकि बीच दिमाग में थॉट आता है कि यार मेरे पास इतने पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, पेज भरेगा कि नहीं भरेगा। तो दैट इज ब्यूटिफुल। और फिर इसके बाद लिखा है वाइल वन ग्रुप कंसिडर्स अबॉर्शन एज unmitigated evil, others see it as morally acceptable, or analyze various ethical concerns related to abortion and give your opinion on the issue. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि अबॉर्शन जो है वो तो पाप है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो चॉइस है, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मॉरल इमोरल बात नहीं है, क्योंकि जो फीटस है वो उसमें भी कॉन्शियस डेवलप ही नहीं हुई, है ना, तो उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से एथिकल कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू अबॉर्शन, और अपना ओपिनियन भी दो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द रिसेंट अमेंडमेंट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ब्रॉड फोर्थ द मॉरल क्वेश्चन ऑफ अबॉर्शन। करंट का रेलेवेंस दे दिया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे लिखा है अबॉर्शन इज मॉरली एक्सेप्टेबल। कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? जेएस मिल की लिबर्टी प्रिंसिपल है कि विमेन की लिबर्टी है ओवर और ओन बॉडी, कि उसकी मर्जी जो वो चाहे करे। पुट्टा स्वामी की जजमेंट है राइट टू प्रिवेसी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी इज अ फंडामेंटल राइट। बढ़िया है। फेमिनिस्ट एथिक्स भी यही कहते हैं कि बैनिंग अबॉर्शन इज पेट्रियार्कियल एटीट्यूड ऑन चॉइस ऑफ वुमेन। कि अगर आप अबॉर्शन को बैन कर रहे हो, वेस्ट की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अबॉर्शन बैन है अभी भी, ठीक है, स्पेशली जहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म या फिर क्रिश्चियन एथिक्स जो हैं वो ज़्यादा सोसाइटी को फॉलो करते हैं, वहाँ पे बैन है। इंडिया में क्या है, एक मिडिल पाथ है 26 हफ्ते की, कि 26 हफ्ते से पहले ठीक है, उसके बाद नहीं। तो नेशनलिस्ट एथिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और समझ में आ रहा है ना कि मैम ने बहुत, मतलब जैसे हम जब बोलते हैं ना एथिक्स के स्कूल्स, तो हमारे दिमाग में 2-3 ही आते हैं, टेलियोलॉजिकल, डिओन्टोलॉजिकल, जस्टिस, वर्च्यू, राइट्स। मैम जो है वो चली गई हैं फेमिनिस्ट एथिक्स में भी और नेशनलिस्ट एथिक्स में भी। चलिए आगे चलते हैं कि अब एथिकल कंसर्न्स क्या है अबॉर्शन में। डज द फीटस नॉट एंजॉय द राइट टू लाइफ? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन ऑफ द सेंटेंस? इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फादर इन अनबॉर्न चाइल्ड शुड नॉट हैव अ से। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑफ मैरिज फैमिली, सैंक्टिटी ऑफ मैरिज फैमिली एंड देयरफॉर सोसाइटी एंड एट स्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैरिज हो गई या फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी एक सैंक्टिटी होती है, वो भी तो स्टेक पर है। मोस्ट रिलीजियंस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज अल्टीमेटली किलिंग अ लाइफ विच इज अनएथिकल। Having seen pros and cons, complete liberty and promotion is unethical. It needs to be regulated by taking into account scientific advancement, social circumstances, example rape victim, while also upholding the choice of the mother. है ना? तो वही मैम कह रही है कि एक मध्यम मार्ग होना चाहिए, कि इट इज़ नॉट अ ब्लैक एंड वाइट सोसाइटी, या फिर हमारी चॉइसेस ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती। कुछ जो ग्रे एरियाज होते हैं वहाँ के लिए रूल्स बनाने, कि ब्लैक में तो अलाउड नहीं है, वाइट में हाँ कर लो, और जो ग्रे वाला एरिया है उसको रूल्स के साथ फ्रेम करो। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेप का विक्टिम है, राइट, उसके लिए फिर मान के चलिए कि कोई ऐसे रेप का विक्टिम है, उनके लिए हो गया। फिर उसके बाद मान लो कि हस्बैंड जो है मैरिटल स्टेटस में चेंज आता है, हस्बैंड कहता है कि मैं तो डिवोर्स ले रहा हूँ, तो फिर वाइफ बोलेगी कि मैं बच्चा क्यों करूँ, है ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो उनकी जिससे शादी होगी शायद वो एक्सेप्ट ना करे। फिर इसके बाद मान लीजिए कि जो वाइफ है उन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है एंड शी इज जस्ट नॉट मेंटली केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, तो भी ठीक है ना। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। और एंड ऑल्सो लेट्स से दैट कि हो गया और विमेन को लगता है कि वो खुद ही केपेबल नहीं है मदर बनने के लिए, तो ठीक है 20 वीक से पहले आओ और मतलब अबॉर्शन इज ओके, क्या दिक्कत है ना। यहाँ पे लिखा है कि what lessons can be learned from the life of Mahatma Gandhi for promoting social harmony in today's time, है ना। तो यूजुअली क्या होता है ना, एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं तो हम बस यही पढ़ते हैं इतना, कि हम ना बेसिकली तेज पढ़ने के चक्कर में बस इतना पढ़ते हैं कि गांधी जी की लाइफ से हम क्या लेसन ले सकते हैं, और बाकी सब गया लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सोशल हार्मनी के बारे में बताना है। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही आ रहा है कि सर्वधर्म समभाव, पहला तो ये, दूसरा ये कि नॉन वायलेंस, है ना। फिर उसके बाद हेट स्पीच नहीं देनी, और रिलीजन क्या बोलते हैं, मतलब रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस जो है इट इज़ अ सिन, गांधी जी ने ये भी बोला है। फिर उसके बाद गांधी जी ने और रिलीजन के बारे में क्या बोला है, मतलब वो सोशल हार्मनी बोलते ही हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, है ना। तो वैसे है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
तो वैसे करके मैं कुछ उसको ऐसे फ्रेम करने की कोशिश करता कि गांधी जी आइडिया ऑफ सर्वधर्म संभाव है ना, कि जहाँ पे वो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह इज वन, दैट वो बेसिकली इंडिया की सोशल वैल्यू को दिखाती है, जहाँ पे टॉलरेंस है। और हमारी जो टॉलरेंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ ठीक है तुम दूसरे धर्म के कुछ भी करो, हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा ये है तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी मिल गए तो हम भी आगे से बोल ही देते जय श्री राम हो गया या फिर अस्सलाम वालेकुम, है ना। तो वो वैसे करके कुछ लिखने की हम कोशिश कर सकते हैं, बट दीज विल बी द कीवर्ड्स दैट वी कैन ड्रॉप। Mahatma Gandhi was a great philosopher and a social leader whose idea can provide us refuge इन टाइम्स ऑफ सोशल डिसहार्मनी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल एंड सीधा सीधा जो क्वेश्चन का जो कोर है उस पर अटैक। और आगे लिखा हुआ है लेसन्स फ्रॉम गांधी जी's लाइफ, यहाँ पे लिखा है नॉन वायलेंस, देख रहे हो ये रहा नॉन वायलेंस, यहाँ पे रहा नॉन वायलेंस, ठीक है। एज अ एथिकल चॉइस एग्जाम्पल क्विट इंडिया, क्विट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस, चौरी चौरा वाला इंसिडेंट की मैम बात कर रही हैं। और इससे हार्मनी कैसे प्रमोट हुई, कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉब वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एग्जाम्पल रिसेंट उदयपुर किलिंग्स। कमिटमेंट टू ट्रुथ एट एनी कॉस्ट, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि टैकल द राइज ऑफ फेक न्यूज एंड सत्याग्रह अलाउज वन टू सर्च फॉर ट्रूथ देन एक्सेप्ट एनीथिंग, ये भी अच्छा है। मतलब इस डायमेंशन में तो मैं भी नहीं सोच पाया कि ट्रुथ जो है, ट्रुथ की जरूरत क्यों है सोशल हार्मनी में। अगर ट्रुथ होगा तो इंसान फेक न्यूज पे बिलीव नहीं करेगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे बिलीव नहीं करेगा, वो सच की तह तक जाएगा। यहाँ पे लिखा है सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रमोट शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, तो यहाँ पे आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लिख सकते थे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है वो इसके बोलती है कि जो मुस्लिम्स हैं वो डिसप्रपोर्शनेटली मतलब उनका प्रपोर्शन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर अपर क्लास सर्विसेज में, उनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। तो वैसे करके हम लिख सकते थे। आगे लिखा है कि लिव बाय द नीड नॉट ग्रीड, और यहाँ पे लिखा है जुडिशियस कंजम्पशन, एग्जाम्पल सिंपल लाइफ इन आश्रम, और उसको लिखा हुआ है कि इट काउंटर्स रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म एंड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल सुंदरलाल बहुगुणास इन्वायरमेंटल मूवमेंट। आगे लिखा है कि फेथ एज पर्सनल अफेयर, यहाँ पे लिखा है काउंटर्स कम्युनलिज्म एंड अपहोल्ड सेक्युलरिज्म। लिविंग विथ पर्पस एंड मीनिंग नॉट मैकेनिकली, यहाँ पे लिखा है हेल्प्स एड्रेस राइजिंग एलियनेशन एंड मेंटल डिस्ट्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गोपीनाथ ऑफ एयर डेक्कन चूज लो कॉस्ट एयरलाइन फॉर पुअर एज अ लाइफ गोल एंड नाउ इज अ हैप्पी मैन। और यहाँ पे लिखा है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन होनी चाहिए। ऐसे होता है ना कि जब आप ऐसा बना देते हो डिफरेंसेस वाला तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेज भरने को। तो मैम थोड़ा सा तो शिफ्ट हो गई सोशल, मतलब वो जो सोशल हार्मनी थी उसमें से कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट थे जो कि उसको डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे थे, बट ओवरऑल जो फील थी वो तो आई। एंड द लाइफ ऑफ द फादर ऑफ आवर नेशन इंस्पायर्ड बाय लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, एंड टुडे इज वेरी relevant in Indian society. What is Kant's categorical imperative? How does it compares with doctrine of निष्काम कर्म? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें बता देंगे कि कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाएगी कि वी विल टेल कि व्हाट इज कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, और फिर उसके बाद उसको हम निष्काम कर्म से जोड़ देंगे कि वो निष्काम कर्म से कैसे जुड़ा हुआ है। एंड देन मैं तो कोशिश करूंगा कि निष्काम कर्म जो है वो कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के भी बियॉन्ड जाता है। कि कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन निष्काम कर्म ये कहता है कि फल के बारे में आप एक्सपेक्ट ही मत करो, आप बस धर्म से कर्म करते रहो एंड फल की एक्सपेक्टेशन मत रखो। कि निष्काम कर्म इवन गोज बियॉन्ड कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, है ना। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, हम तो हमारी फिलोसफी को ही दिखाएंगे कि भाई हम ही सुपरस्टार हैं, और हम ही हैं सुपरस्टार वैसे भी, राइट। इट इज जस्ट दैट कि वी डोंट हैव दैट, मतलब हमारा सोशल कैपिटल कम है, नहीं तो लोग अभी फिर से इंडिया पढ़ने आए वापस जैसे पहले आते थे चाइना से। इमैनुअल कांट वॉज अ फिलोसोफर एंड अ स्कॉलर who belonged to deontological school of ethics. He gave the context of
कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो मैम ने यहाँ पे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को एक्सप्लेन किया है कि एन एक्शन कैन बी कॉल्ड मॉरल इफ वन कैन प्रिस्क्राइब इट टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। फिर इसके बाद यहाँ पे ये कहा है कि अंडरलाइंग इट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एज एन एंड इन इटसेल्फ, कि ह्यूमंस मीन्स नहीं हो सकते और जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो हर कोई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने ट्रैफिक लॉ को तोड़ा, आपने रेड लाइट जंप करी, आपके ऊपर फाइन लग गया, ये एक यूनिवर्सल लॉ बन सकता है कि हाँ भाई जो लॉ तोड़ेगा वो फाइन देगा। लेकिन मान लो कि आपने ब्राइब दे दी, और ये यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर ब्राइब देना यूनिवर्सल लॉ बनेगा तो कल कोई डॉक्टर की पढ़ाई करेगा तो उसके लिए सीट खरीद के ब्राइब दे देगा। फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना अगर वो डॉक्टर आपकी मम्मी का हार्ट ऑपरेशन कर दे, तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो डॉक्टर अच्छा चाहिए। लेकिन यही तो बात हुई ना कि हमने ब्राइब गिविंग या करप्शन को जब एक्सेप्ट कर लिया, और अगर कोई नीट की सीट खरीद के डॉक्टर बन रहा है और स्कूल में पैसे दे के डॉक्टर बन रहा है, और फिर वो अगर आपके पेरेंट्स की सर्जरी कर रहा है या फिर आपके किसी खास की सर्जरी कर रहा है, तो फिर आप नहीं बोल सकते ना कि इट इज़ रॉन्ग। तो लेकिन वो गलत है, तो यही, बट मतलब जनरली इट इज़ रॉन्ग इन अ सोसाइटी। तो इसलिए हम कहते हैं ब्राइब गिविंग एंड ब्राइब टेकिंग कैन नॉट बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। इट इज मॉरल ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टू अपहोल्ड कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। अब यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग फूड व्हेन नो वन हैज मनी, कैन दिस बिकम अ यूनिवर्सल लॉ? यस, तो वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। नो, तो अनएथिकल एक्ट। ठीक है, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कांत का जो है उस हिसाब से जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है वो कहेगी कि स्टीलिंग फूड इज राइट, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, मर जाएगा इंसान। लेकिन कांत का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहता है कि ये गलत है, तुम नहीं चुरा सकते, तुम काम करो, तुम भीख मांगो। वैसे अब भीख का भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड है। यहाँ पे लिखा है कि इन इंडियन फिलोसफी निष्काम कर्म मीन्स सेल्फलेस, मतलब कांत ये कहेगा कि आप काम करो, भीख भी मांगो अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा काम करो। ठीक है, कि यू हैव टू वर्क टू अर्न, यू हैव टू वर्क, अर्न अ लिविंग एंड देन ईट, क्योंकि दिस कैन बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। भीख मांगना यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता। इन इंडियन फिलोसफी निष्काम कर्म मीन्स सेल्फलेस और डिजायरलेस एक्शन। सिमिलैरिटी विद कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है? बोथ फोकस ऑन एक्ट इटसेल्फ एंड नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस। बढ़िया। बोथ कॉल फॉर एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस, selflessness and thinking from non-egoistic perspective. Example, Arjuna's participation in Mahabharat war despite his personal reluctance. Differences क्या है? Kant emphasized on quality of the act is important, not merely adherence to any duty. Kant linked it to highest value of humanity. Mahabharat war was unethical and unethical according to Kant because उसमें violence थी और वो universal law नहीं बन सकता। Both values are important in inculcating spirit of service and for civil servants to remain ethical despite hostile environments. Example उसका दे दिया सत्येंद्र दुबे, ये भी सही है। तो मैम से एक चीज़ सीखी कि जो डेप्थ है ना, जो उनकी थिंकिंग की डेप्थ है, आंसर राइटिंग की जो डेप्थ है, उसकी वजह से उनके मार्क्स आ रहे हैं। कुछ भी फ्लावरी नहीं लिखा है, कुछ भी वैसा नहीं लिखा है। शी इज़ गेटिंग मार्क्स बिकॉज शी हैज़ डेप्थ एंड शी डेप्थ है, मतलब उन्होंने एथिक्स अच्छे से करा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नॉट ओनली हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स डिस्ट्रेस इनटू यूस्ट्रेस। इलेबोरेट विद रिलेवेंट एग्जाम्पल। अगर कभी भी इंग्लिश वाला कुछ समझ में ना आए तो हिंदी में भी देख लिया, बल्कि संकट को सकारात्मक दबाव में बदल देती है, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि अगर आपकी यूपीएससी मेंस की तैयारी अच्छी है और आपने मान लो 2-3 बार इंटरव्यू दिया है ना, आपको पता है कि आपका मेंस तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका मेंस का पेपर आएगा तो आप एकदम उसमें रहोगे कि मतलब आप हाई मोड में रहोगे, आपका पढ़ने का भी मन करेगा। बट उसी तरफ पे मान लो आप लगातार 2 मेंस फेल हो रहे हो, 3rd मेंस दे रहे हो, तो अपने आप को जोश में नहीं रख पाओगे, आप स्ट्रेस में रहोगे कि फिर से फेल हो गया कि नहीं हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो स्ट्रेस में भी क्या कहते हैं अच्छा, मतलब अपने इमोशन को मैनेज करके उसको स्ट्रेस को यूस्ट्रेस बना सकता है, यूजफुल स्ट्रेस बना सकता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैम ने क्या किया है, डेफिनेशनल अप्रोच फॉलो करी है। कल हमने गरिमा लोहिया मैम से पहले हमने किया था, आरुषि बंसल मैम है उनका किया था, उन्होंने भी सेम चीज़ करी थी कि एथिक्स में
डेफिनेशनल अप्रोच को फॉलो कर रही थी। यहाँ पे लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन वन सेल्फ एंड इन अदर्स फॉर डिज़ायरेबल एक्शंस। और फिर उसके बाद उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की डायमेंशन दे दी। आयुषी बंसल मैम ने भी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन और एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है कि वो कैसे मतलब हेल्प करता है इन मैनेजिंग स्ट्रेस, और वो कैसे उसको डिस्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है यूज स्ट्रेस में। तो देखते हैं मैम ने क्या करा है। यहाँ पे लिखा है स्टडीज बाय डैनियल गोलमैन शोड दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज की टू मैनेज स्ट्रेस एंड इमर्ज सक्सेसफुल एंड हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस उसको टर्न कर दे दिया इनटू यूज स्ट्रेस। तो यहाँ पे लिखा है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड इन गवर्नेंस। तो आर्मस्ट्रॉन्ग पामे यूटिलाइज सोशल कैपिटल एंड फंड्स टू एम्पावर पीपल टू बिल्ड पीपल्स रोड और रोड फॉर देमसेल्व्स। ये भी अच्छा है कि फंड्स नहीं थे सरकारी, तो आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ने सोसाइटी को, ये आईएएस ऑफिसर थे, इन्होंने सोसाइटी से कहा कि चलो लेट्स बिल्ड पीपल्स रोड एंड हम अपने फंड्स गैदर करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हो जाए इन हैंड विद नो हिस्टोरिक एग्जाम्पल, कि कोई ऐसी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोविड क्राइसिस हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र की पुलिस ने फोकस किया कम्युनिकेशन विद पीपल एंड यूजिंग कम्युनिटी पुलिसिंग टू चेक वायलेशन। कि यहाँ पे स्ट्रेस था कि भाई पहले कभी कोविड हुआ नहीं, तो महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया, कम्युनिकेशन और कम्युनिटी पुलिसिंग का इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं। फेलियर ऑन अ मिशन कॉजिंग डिक्लाइन ऑफ मोराल। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते थे इसरो का, जब वो चंद्रयान 2 जो था, जो चंद्रयान हमारा पहला मिशन था, वो जब फेल हुआ तो के सिवान सर के साथ जो था और नरेंद्र मोदी सर ने जो उनको मतलब संभाला था, वो एक एग्जांपल हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है विक्रम साराभाई एज लीडर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट ब्लेमिंग टर्न्ड इनटू अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये भी अच्छा है, दिस इज बेटर, है ना, कोई पॉलिटिकल क्लास को आपने डिस्टर्ब नहीं करा। यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ यूनिटी इन अचीविंग गोल। ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और यहाँ पे लिखा है गांधी जी कनेक्टेड टू मासेस एंड, और बेसिकली उनको अटैच कर लिया नेशनल मूवमेंट में, उनको इंटीग्रेट कर लिया थ्रू सोशल एम्पथी। ये भी अच्छा है। जैसे गांधी जी के कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये नेशनल मूवमेंट के साथ ये हरिजन सेवक संघ खोल देना, या फिर जो विमेन को इंट्रोड्यूस करवाना फ्रीडम मूवमेंट में, ये सारी चीज़ें क्यों करनी है गांधी जी को, है ना। बट आज समझ में आता है ना कि वो जो फ्रीडम मूवमेंट था उसका सोशल बेस एक्सपैंड कर रहे थे, ताकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स करें तो फिर ये कह सकें कि भाई ये पूरे इंडिया के हर एक सेक्शन की डिमांड है कि हमें आज़ादी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस टेक अ मसल कैन बी एंड मस्ट बी, ओके, इमोशन ये लाइक है, इमोशनल इंटेलिजेंस लाइक अ मसल कैन बी एंड मस्ट बी डेवलप्ड। एरिस्टोटल कॉल्ड टेम्परेंस एज हाईएस्ट वर्च्यू वाइल गीता 2 प्रमोट्स स्थितप्रज्ञ। बढ़िया भाई। एक चीज़ है यूनिक चीज़, जो कि शायद मैं भी इस सेशन के बाद ट्राई करूँगा, कि मैम क्या कर रही हैं, मैम हर क्वेश्चन में कोशिश कर रही हैं कि शी इज़ मेकिंग दीज डायग्राम्स, है ना, जहाँ पे बोल रहे हैं ना कि एक्स लीड्स टू वाई, तो वो डायग्राम्स बना के समझा रही हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक अप्रोच एंड इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू मेक सच डायग्राम्स, क्योंकि पेज लास्ट में खाली रह जाता है तो दिक्कत होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे बोला है कि डिफरेंशिएट करना इसके बीच में, ग्रैटिट्यूड के बीच में और ग्रैटिफिकेशन के बीच में। हिंदी में भी देख लेते हैं, कृतज्ञता और संतुष्टि। मॉरल मायोपिया एंड मॉरल म्यूटनेस। मॉरल मायोपिया की मतलब मुझे पता ही नहीं है कि कोई चीज़ मॉरल है इमॉरल है। मॉरल म्यूटनेस का मतलब है कि भाई मुझे पता है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, किन्हीं कारणों की वजह से। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि आई एम ग्रेटफुल। ग्रेटिफिकेशन मतलब मैंने किसी चीज़ से अपने आप को सेटिस्फाई किया, जैसे खाना खा लिया, है ना, वैसे। तो ग्रेटिफिकेशन भी 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए ग्रेटिट्यूड देखते हैं क्या लिखा है। फीलिंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़ इन लाइफ। ग्रेटिफिकेशन फुलफिलिंग वंस डिज़ायर इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। 2 टाइप हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ग्रैटिट्यूड जो है इट हेल्प्स बिल्ड पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, बिल्ड्स वांट्स एंड डिजायर्स अप्रोच।
ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है अ चाइल्ड बीइंग ग्रेटफुल फॉर हैविंग कंफर्टेबल होम, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अ ग्रोन अप मैन मिस यूजिंग पेरेंट्स वेल्थ फॉर सेल्फिश डिजायर्स, तो यहाँ पे इसने ग्रेटिफाई कर लिया। यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रैटिट्यूड होता है ये निष्काम कर्म या सेल्फलेसनेस ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और ये जो है ये यूटिलिटेरियनिज्म जो कि मतलब बेसिकली जो प्लेजर प्रिंसिपल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म भी दो टाइप की होती है, पहली तो सिंपल और दूसरी क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये दूसरी जो पहली वाली है ना कि यूटिलिटेरियनिज्म, मुझे जो चीज़ प्लेजर देगी, जो चीज़ अच्छा फील कराएगी वो मैं करूँगा, दैट इज ग्रेटिफिकेशन। करप्शन को भी कहते हैं ग्रेटिफिकेशन, इमोरल ग्रेटिफिकेशन। तो मॉरल मायोपिया के बारे में देखते हैं मैम ने क्या लिखा है। मॉरल मायोपिया का मतलब क्या है? मॉरल शॉर्ट साइटेडनेस। और मॉरल म्यूटनेस का मतलब क्या है? म्यूटिंग और नॉट एक्टिंग ऑन वंस मोरालिटी। तो मॉरल मायोपिया में लिखा है मोरालिटी बेस्ड ऑन क्वेश्चनेबल वैल्यूज। ठीक है, और मॉरल म्यूटनेस का मतलब मॉरल वैल्यूज मे बी स्ट्रॉन्ग बट नॉट एक्टेड अपॉन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉरल वैल्यूज ऑफ पेट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी, कि हर किसी को पता है कि जो पेट्रियार्कियल मॉरल्स हैं वो सही नहीं है, बट स्टिल मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी सोशलाइजेशन उस तरीके से हुई है जहाँ पे आप जो इमोरल चीज़ है पेट्रियार्की की वजह से आपको वो मॉरल लगती है। और मॉरल म्यूटनेस का मतलब क्या है? एन एम्प्लॉय बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी बट डजंट ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। द इंडिविजुअल may or may not realize low standard of morality. Individual is aware but is deliberately quiet. यहाँ पर क्या हो जाएगा जब ऐसा होगा? तो हम कहेंगे कि prone to crisis of conscience, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर बेसिकली हम कहेंगे कि he is an unaware individual. Relatively easier to change by exposing to better standards. Example, Indian society gave up sati. और यहाँ पर क्या है? इट इज़ हार्ड टू चेंज बिकॉज इट इज़ अ चॉइस। इसका भी अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो स्मोकिंग, कि मुझे पता है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अ राइट थिंग, है ना, ऐसे करके। या फिर मान लो कि कोई ऐसी चीज़, कोई और भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ले लो, अल्कोहल कंजम्पशन, कि आपको लगता है कि ये गलत है, आप कहते हो बस आज लास्ट, बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो, राइट? तो उसको हम कहते हैं मॉरल म्यूटनेस, कि आपको पता है सही है पर आप एक्ट नहीं कर रहे हो। और मॉरल मायोपिया होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो स्मोकिंग मान लो कि एक मॉरल एक्ट है, क्योंकि जैसे वो प्रोडक्शन होती है या फिर तो उसमें कुछ खराबी है। ठीक है, मान लो कि कोई कारपेट है। ठीक है, ये जो कारपेट है इसको चाइल्ड लेबर के थ्रू बनाया है। मॉरल मायोपिया होगा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कारपेट में क्या दिक्कत है, कि भाई बच्चों को स्कूल से निकाल के कारपेट ये बनी है। मॉरल मायोपिया, आपको पता है कि ये चाइल्ड लेबर का प्रोडक्ट है और ये गलत है, राइट, लेकिन आपको सस्ते में मिल रही है तो आपने ले ली, तो उसको कहते हैं मॉरल म्यूटनेस। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी टू लिव एंड इंटेंशन टू लिव एंड इंटेंट live an intention and examined life। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे मैम ये कह रही है कि ये भी अच्छा है ना कि उन्होंने वर्च्यू एथिक्स का एग्जांपल ले लिया, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट, क्योंकि तभी इंसान जो है एक एग्जामिन्ड लाइफ जिएगा। आगे चलते हैं। ऑल्दो एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इंटर रिलेटेड, एटीट्यूड or behavior are interrelated. The former attitude is a predisposition while later is a option. Attitude का मतलब होता है मेरे मन में किसी चीज़ को देखकर आने वाले विचार। बिहेवियर मेरे मन में आए हुए विचार के हिसाब से जब मैं एक्ट कर देता हूँ तो वो बिहेवियर बन जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मुझे मतलब मेरे घर में ब्रिंजल की सब्जी बनी है, ठीक है, अब मुझे नहीं पसंद, मेरा एटीट्यूड है डिसगस्ट का कि बेकार है। लेकिन अगर मैं मुंह बनाऊं कि बेकार क्या खा रहे हो, तो दैट इज़ बिहेवियर।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे रोक दूँ अपने आप को, बोलूँ कि नहीं मुझे नहीं खाना, बेकार सब्जी है, लेकिन मैं बाहर ये बोलूँ कि मुझे भूख नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मतलब मेरे बिहेवियर में क्या आ गया, कंपैशन आ गया, कि जिसने बनाया उसे भी बुरा नहीं लगा और जिसको खाना है वो खाए, है ना। तो ऐसे करके अब देखते हैं मैम ने क्या करा है। एटीट्यूड refers to acquired predisposition to act favorably or unfavorably in a given situation. It is key determinant of behavior. बढ़िया। एटीट्यूड से बिहेवियर बनता है और बिहेवियर से आपके कंडक्ट डिटरमाइन होते हैं। मतलब एटीट्यूड से आप एक तरीके से बिहेव करोगे और बिहेवियर जब आप एक के ऊपर एक पाइल कर देते हो तो वो आपका कंडक्ट बन जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड मैम ने बताया। क्वेश्चन क्या था? Discuss the structure of attitude and explain its relationship with behavior. Explain the relationship between attitude and behavior. तो यहाँ पे मैम ने क्या करा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड बता दिया कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, इसके लिए CAB करके, कैब करके एक एक्रोनिम होता है, CAB, कि इसका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा जो कि हमारे थॉट्स या थिंकिंग से रिलेटेड होगा, थिंकिंग एंड थॉट्स गाइडिंग एटीट्यूड। इसका एक अफेक्टिव एटीट्यूड होगा जो कि इमोशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कैसा फील करता हूँ, है ना। जैसे मैंने ब्रिंजल सोचा, मैंने पहले सोचा ना, कॉग्निटिवली मुझे उसकी सब्जी की एक इमेजिनेशन आई, फिर उस इमेजिनेशन के थ्रू क्या हुआ कि मेरे मन में एक भाव उठा, है ना, मेरे मन में एक भाव उठा कि यार डिसगस्ट का, और फिर मैंने एक अजीब सा मुंह बना दिया, तो वो मेरा हो गया बिहेवियरल कंपोनेंट, मतलब एक्चुअल बिहेवियर इन लाइन विद द एटीट्यूड। एग्जाम्पल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। ऑफ कोर्स भाई ब्रिंजल का एग्जाम्पल नहीं देना, एक सेफ एग्जाम्पल पेट्रियार्कियल होता है, ठीक है। पेट्रियार्की ऐसी है ना कि हर गलत चीज़ में लगी जाती है, और वो इतनी ब्रॉड टॉपिक है ना कि वो कहीं ना कहीं मतलब जोड़ ही लोगे आप घुमा फिरा के, अगर कुछ नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड एक्चुअल बिहेवियर इज गाइडेड बाय अदर फैक्टर्स। यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स इन्वॉल्व। यहाँ पे लिखा है कि preciseness of attitude, example women equality but not LGBTQ equality. Effective behavior, if attitude is composed purely through feelings, result in irrational behavior, mob violence on minority. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एटीट्यूड जो है वो प्योरली, जैसे एटीट्यूड के कंपोनेंट्स है ना, एक हो गया अफेक्टिव, एक हो गया कॉग्निटिव और एक हो गया बिहेवियर, कि मेरा इमोशन है किसी धर्म के खिलाफ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि भाई हाँ ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं अपना एक डिस्टेंस, प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन रखूँ, है ना। तो जब ये चला जाता है तो सीधा ही घुस गए, और बिहेवियर में क्या आएगा, मॉब वायलेंस। स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड भी होनी चाहिए कि ऐसे छोटा सा एटीट्यूड है मेरा, मान लो कि मैंने एक बार, मैं बाहर गया और मुझे बैंगलोर के ऑटो वाले ने, जहाँ पे मेरे 100 रुपये लगने थे, उसने मुझसे 200 रुपये ले लिए, ठीक है। तो मैंने कह दिया यार ये ऑटो वाले बहुत पैसा चार्ज करते हैं, इनसे तो बच के रहना है। लेकिन ये एटीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं है ना कि मैं हर ऑटो वाले को जज कर दूँ या मैं ऑटो उसको बाइकआउट कर दूँ। तो वैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांस, फॉर एग्जाम्पल लो 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 प्रोहिबिट लॉ प्रोहिबिट्स, अच्छा लॉ है LAW, लॉ प्रोहिबिट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सो डेट एज बिहेवियर ऑफ कास्टिज्म। ये भी ठीक है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब हमारा जो एटीट्यूड है वो इंटरनली जो हम सोचते हैं उससे आता है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो गाइड होगा बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, है ना। तो मुझे इन सब में जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस वाला, और मुझे लगा कि जो एटीट्यूड की स्ट्रेंथ है वो भी डिटरमाइन करेगी, और इसी के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कॉग्निटिव और इफेक्टिव का क्या गठजोड़ था। एंड दैट इज़ वाई पीपल मेक नोट्स फ्रॉम हर नोट्स, मतलब फ्रॉम हर आंसर बुकलेट्स। एटीट्यूड ऑल्दो relatively permanent are not set in stone. A well designed attitudinal change program is key to bring social change as highlighted by Justice K. Chandru. Okay. आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ग्रीड इज अ बॉटमलेस पिट, मतलब बॉटमलेस की मतलब अगर आपकी भूख है ना तो आप बस भूखे ही रहोगे, कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, कितना भी पैसा दे दो, करोड़
2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, आप कभी रुकोगे नहीं, विच इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर सेल्फ बट फॉर द एंटायर सोसाइटी. डिस्कस हाउ सच नेगेटिव डिजायर्स कैन बी कंट्रोल्ड. देखते हैं. तो मैम ने फिर से डेफिनेशनल अप्रोच को फॉलो किया. ग्रीड रेफर्स टू एक्सेसिव डिजायर विच अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज इज बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल हार्मनी. ग्रीड जो है वो इंडिविजुअल का लिखा हुआ है लैक ऑफ पीस, जेलेसी, एंगर, और सोसाइटी में चीटिंग, करप्शन, लॉस ऑफ रिलेशन एंड गुडविल एंड ट्रस्ट. और ग्रीड में लिखा है नो लिमिट, नथिंग सेटिस्फाइड डिस्पाइट एक्वायरिंग मोर एंड मोर. ठीक है. तो मैम ने अभी यहाँ पर क्या करा है, इन्होंने इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया है पहले तो, कि ग्रीड जो है एक बॉटमलेस पिट है और वो कैसे हार्मफुल है नॉट ओनली फॉर सेल्फ एंड एंटायर सोसाइटी. तो इंडिविजुअल का भी बता दिया, फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. और अब यहाँ पे मैम क्या करेंगी, ये वाला पार्ट, कि ऐसे नेगेटिव डिज़ायर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. ग्रीड इज एन ह्यूमन इमोशन एट द एंड एंड कैन बी मैनेज थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस. यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लोर पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल धनंजय दिवाकर, पद्मश्री, पद्मश्रीज पर्पस was to save lives, so he chose to work among the vulnerable tribals. ठीक है. Cultivate strong social relationships helps to put life in perspective, कि हम collective conscience को भी एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे गोल्स डिटरमाइन करते समय. प्रैक्टिसिंग सर्विस एंड चैरिटी, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिलैंथ्रोफी. कमिटमेंट टू एथिक्स, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट्स कमिटिंग टू कांस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. Meditation and yoga from a young age to turn inward and manage emotions. In this context, Japanese concept of ikigai needs to be built in from a young in our society as it promotes purpose, passion over desires. और यहाँ पे उन्होंने एक वो दे दिया कि इकिगाई कहाँ पर है, मिशन, पैशन, प्रोफेशन, मीनिंग. तो इसको ऐसे कर सकते हैं MP², ऐसे करके बना लिया. और एक और बनाना है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे. ये इकिगाई, ये एक एम यहाँ पे लिख दिया मिशन, यहाँ पे लिख दिया मीनिंग, यहाँ पे लिख दिया पैशन, यहाँ पे लिख दिया प्रोफेशन और यहाँ पे लिख दिया इकिगाई. बहुत ही बढ़िया आंसर है, बहुत ही बढ़िया, मतलब फैंटास्टिक आंसर है. दिस इज सम ऑफ द बेस्ट, दिस इज सम ऑफ द बेस्ट टॉपर कॉपीज दैट आई हैव रेड विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ एट विच शी इज राइटिंग. अगर ये टाइमर में लिखा है तो मतलब इट इज़ रियली गुड. इफ़ इट इज़ रिटन इन 3 hours देन इट इज़ वेरी वेरी गुड. अगर ये 3 घंटे में लिखा है तो व्हाट डज, मतलब इट इज़ लाइक कि दिस इज द बेंचमार्क that one should reach. What does each of the following quotation mean to you? A man can give up a right, but he may not give up a duty without being guilty of grave dereliction. Man can give up a right, ठीक है, but he may not give up a duty without being guilty of a grave dereliction. हिंदी में भी पढ़ते हैं एक बार. एक आदमी अधिकार छोड़ सकता है लेकिन वह गंभीर लापरवाही के दोष सिद्ध हुए बिना कर्तव्य नहीं त्याग सकता. ठीक है. तो यहाँ पे वो राइट्स वर्सेस ड्यूटीज जो होता है, राइट्स वर्सेस ड्यूटी जो होता है उसका है. तो मुझे यहाँ पे एक कोट याद आ रहा है कि अ मैन हु फेवर्स राइट्स ओवर प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ. ठीक है. तो मैं वहाँ पे वही लिखता कि जो ड्यूटी है वो ज़रूरी क्यों है, राइट. और फिर उसके बाद लिख देता एंड में कि मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ साथ राइट्स भी ज़रूरी हैं. तो मतलब ड्यूटी को ज़्यादा प्रिडोमिनेंट अपने आंसर में दिखाना है. देखते हैं मैम ने क्या लिखा है. द राइट इज रिकॉग्निशन ऑफ सोसाइटीज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स एन इंडिविजुअल while duty is individual's obligation towards a society. Both are important for individual and collective good. बहुत ही बढ़िया. Duty is more important than right. क्यों? क्योंकि promotes selfless behavior which is
हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, विवेकानंद जी ने कहा है। अपहोल्ड सोशल हार्मनी एट ऑल द टाइम, फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होते। और यहाँ पे लिखा है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के अंदर आती है, और यहाँ पे लिखा है कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस फॉर कलेक्टिव वेलफेयर। यहाँ पे लिखा है कि एनार्की इफ ईच ऑफ अस गिव अप आवर ड्यूटीज एंड ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज वायलेट होगी तो इंटॉलरेंस आएगी और उससे रॉयट्स होंगे। बेटर फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जैसे कि ड्यूटी टू रिस्पेक्ट वुमेन है, इट इज़ की टू रियलाइजिंग राइट टू इक्वालिटी। बहुत ही बढ़िया। हाउएवर राइट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने यहाँ पे कहा भी था कि फिर बाद में मैं लिखूंगा कि राइट्स भी ज़रूरी हैं, सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं मैम ने क्या लिखा है। रिकॉग्नाइज इनेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, राइट टू लाइफ, हेल्प्स लिव अ लाइफ वर्थ लिविंग, केपेबल अप्रोच है, मतलब उसकी फ्रीडम के लिए, उसकी जस्टिस के लिए और लिबर्टी के लिए। तो ऐसे करके लिख देते कि मतलब लिबर्टी, फ्रीडम और जस्टिस के बिना इंसान अगर ड्यूटी करता है तो उसे स्लेवरी कहते हैं। कंट्रोल्स टिरेनी एंड अथॉरिटेरियनिज्म, एग्जाम्पल सोवियत यूनियन, ओनली ड्यूटीज़ हैं, सिर्फ ड्यूटीज़ थी। गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन गुड ऑफ सोसाइटी एंड वाइस वर्सा, दिस रिक्वायर्स एज प्रेसिडेंट मेंशन्ड अ बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैम से एक चीज़ सीखने वाली है वो ये है कि ना कैसे, मतलब हाउ शी इज़ एबल टू क्रिएट पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ड्यूटी, तो ड्यूटी किसकी तरफ है, सोसाइटी की तरफ, तो वहीं वहीं लिख दिया कि सोसाइटी के लिए सेल्फलेस बिहेवियर, सोशल हार्मनी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम विद इन टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये एक चीज़ अच्छी थी कि मतलब आप, मतलब शी इस, मतलब ऐसे वो सोच रही हैं कि ड्यूटी है ना तो किसकी तरफ, सोसाइटी की तरफ, तो सोसाइटी की तरफ ड्यूटी होगी तो क्या होगा वो लिख दिया। यहाँ पे लिखा है कि जस्टिस विदाउट फोर्स इज फ्यूटाइल एंड फोर्स विदाउट जस्टिस इज टायरेनिकल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अगर लॉ है लेकिन लॉ को इन्फोर्स करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो फ्यूटाइल है, मतलब वो लॉज का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर फोर्स है लेकिन जस्टिस नहीं है तो वो टेरेनिकल है। बढ़िया है, तो दो दो सीधे सीधे स्टेटमेंट्स बन जाते हैं और ख़त्म करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही थीसिस है, खुद ही एंटीथीसिस है। और फिर उसके बाद लास्ट में हम ये लिख देंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट, वो प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को प्रिमेसी देता है, वो इंश्योर करता है कि देश के अंदर जस्टिस भी रहे, और वो क्या कहते हैं, एक बिनोवलेंट, मतलब जो स्टेट है वो जस्टिस करे और एक बिनोवलेंट फोर्स की तरह उभर के आए। कि बिनोवलेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि वो फोर्स तो है बट वो फोर्स ऑफ गुड है, पावरफुल है ना, गुड एंड पावरफुल। तो वैसे करके हम इसका एंडिंग कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जस्टिस रेफर्स टू फेयरनेस एंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 4 कार्डिनल वर्च्यूज बाय एरिस्टोटल। बहुत ही बढ़िया। Ensuring justice may require use of force. For example, security forces to ensure law and order, national security, capital punishment, and grave offenses of IPC. Without force, it may be difficult to enforce law. ठीक है, यहाँ पे लिखा है however, force without justice is also a tyranny. Sense of impunity in administration, human rights abuse under AFSPA. फिर उसके बाद मतलब ऐसा कि पूरी की पूरी फोर्स है लेकिन कोई जस्टिस की बात ही नहीं हो रही। इस्टेब्लिशेस अ पुलिस स्टेट। फिर यहाँ पे मत्स्य न्याय के बारे में लिख सकते हैं। मत्स्य न्याय का मतलब ये है कि समाज में अगर एक बड़ी मछली है, मतलब समाज में जो पावरफुल है, ही विल ईट द छोटा मछली जो कि पावरलेस है ना। इसी को चाणक्य का मत्स्य न्याय कहते हैं कि समाज में मत्स्य न्याय होगा। एनकाउंटर्स एज नॉर्म्स फॉर पनिशमेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। फिर उसके बाद वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होंगे, तो यहाँ पे भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, कलोनियल अब्यूसेस ऑफ फॉर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, लॉस्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन स्टेट लीड्स टू एनार्की। एग्जाम्पल, ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ by Tsarist regime triggered violent Russian revolution.
फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि कैपिटल पनिशमेंट इन माइनर केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली मतलब रेट जो जस्टिस होगी वो रेट्रीब्यूटिव होगी, रिफॉर्मेटिव नहीं होगी। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि बदला, कि तुमने हमारे को मारा, हमारे एक को मारा, हम तुम्हारे एक को मारेंगे, रेट्रीब्यूशन। तुमने हमारे एक को मारा तो क्योंकि तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारे अंदर एंगर मैनेजमेंट नहीं है, तो तुम्हें एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करवाएंगे, और अगर तुम रिफॉर्म हो गए तो तुमको वापस सोसाइटी में छोड़ेंगे। इसको कहते हैं रिफॉर्मेशन। तो फोर्स इज ओनली अ मीन्स वाइल जस्टिस इज ऑलवेज एन एंड गोल। दिस इज प्रिसाइसली वाई नो फोर्स कैन एवर बी डिवोर्स फ्रॉम फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी लिख सकते हैं ना, विद ग्रेट पावर ब्रैकेट में फोर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें लिख दिया जस्टिस। ऐसे भी कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल भी दे सकते थे, अच्छा लगता। सक्सेस मे नॉट लीड यू टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज डेफिनेटली द की टू सक्सेस। डिस्कस दिस विद स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि सक्सेस मे नॉट लीड यू टू हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल भाई, हु वॉज हैप्पी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, हु वॉज हैप्पी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू? नो बडी वॉज हैप्पी, है ना, कोई भी खुश तो नहीं था। लेकिन हैप्पीनेस कैन डेफिनेटली लीड यू टू सक्सेस। जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि स्कूल्स हो गए, स्कूल्स में हैप्पीनेस करिकुलम आया, दिल्ली मॉडल वाले स्कूल्स में। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेल्सन मंडेला का एग्जांपल ले सकते हैं, या गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने बेसिकली पीसफुल और मतलब पीसफुली फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, है ना। और उससे सक्सेस क्या आई? एक वाइब्रेंट एंड रेनबो डेमोक्रेसी बनी, जो कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करती थी, और एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनी। ना हम साउथ अफ्रीका में देखते हैं कि कोई वायलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है, ना ही हम इंडिया में देखते हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारी फाउंडेशन ही ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे बिल्ड है, क्योंकि हमने हैप्पीनेस के साथ अपनी जो पाथ है उसको चुना। फिर और हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? हम कोई इंडियन फिलॉसफी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। निष्काम कर्म का हम बात कर सकते हैं कि आप कंटेंटमेंट के साथ लड़ते रहो, आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत करो, ऐसे करके हम लिख सकते थे। और फिर इसके बाद यहीं पे हम एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल भी ले सकते थे कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ। भाई वो लड़ मर के आज़ादी तो मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने ही लोगों को जो है गोस्ट प्रिजनर्स बनाने लगा, जेल में डालने लगा। वी कैन राइट समथिंग लाइक दैट, है ना। इन द सेम वे रशिया यूक्रेन वॉर में जीता कौन? कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ हारी, वो थी पीस, है ना। एंड ह्यूमैनिटी ने एक अलग ही फेज देखा, है ना। तो समथिंग ऑन दैट लाइन वी कैन राइट। यहाँ पे लिखा है सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज, but broadly success is associated with progress in professional life in terms of wealth, power and resources. Happiness is a feeling of joy and contentment in life. Relationship between the two, success is not a guarantee to happiness. कैसे? Some of the wealthiest countries are also in top in mental health issues. One may continue to crave for more success. Buddha's conception of endless desires. Happiness research shows नो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। तो हैप्पीनेस की जो रिसर्च होती है, जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वो कहती है कि सक्सेस और हैप्पीनेस की कोई वो नहीं है। मान लो कि कल आपका आईएएस हो भी है, कितने दिन खुश हो जाओगे? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, और फिर उसके बाद यू विल बी लाइक कि हाँ बन गए, अब क्या करें, है ना। तो वैसे तो भूटान है, एक लो इनकम कंट्री है, बट वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब बट इट इज़ इन द टॉप इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। Happiness is the key to success. Studies of Daniel Goleman show that emotional well-being contributes to 80% of success at work. और मैं आपको भी यही कहूँगा कि जब तक यूपीएससी की जर्नी चल रही है, नेगेटिविटी से हमको दूर रहना है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, और वो सारी चीज़ें करनी है जो कि हम पॉजिटिव हैं, और जो हमारे गोल्स हैं, जैसे मेरा है, मैं गोल ही इतना छोटा बनाता हूँ कि वो 100% हिट होता ही है। फॉर एग्जाम्पल टुडे माई गोल इज टू जस्ट रिकॉर्ड 1 वीडियो, हो गया खत्म। अब बाकी दिन में जो भी करेंगे दैट इज एक्स्ट्रा। अब आप कहोगे इससे यूपीएससी तो नहीं हो रहा, बट इससे एटलीस्ट आई एम हैप्पी, एंड टुमारो आई कैन मेक अ गोल ऑफ अपलोडिंग 2 वीडियोस, एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल मेक अ गोल ऑफ रिवाइजिंग, है ना। तो छोटे गोल्स बेटर होते हैं। बुद्धू लोग होते हैं जो 10 घंटे का स्केड्यूल बना लेते हैं, फिर 8 घंटे होते हैं, और फिर रिग्रेट में सोते हैं कि 2 नहीं हुआ। Being happy is an end in itself, and of course if you are around negative people,
and there is negativity in your life, congratulations. मतलब 80% चांसेस ऑफ सक्सेस तब है जब आप पॉजिटिव या फिर इमोशनली स्टेबल हो, तो है ना. यूपीएससी रियली टेस्ट्स यू इमोशनली ऑल्सो. बीइंग हैप्पी इज एन एंड इन इटसेल्फ, एरिस्टोटल का यूडेमोनिया हमने देखा. दिस अप्रोच helps define success in terms of qualitative goals. For example, happiness in contentment then wealth accumulation. बहुत ही बढ़िया, मतलब उन्होंने ना एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करी. As Viscount Finkel, Search for Meaning in Life, said, we should stop chasing success, we should instead pursue the meaning and happiness. Success will be inevitable byproduct. Somehow, मतलब it is, मतलब ऐसे होता है ना कि विश्वास नहीं हो रहा कि somebody can write that good. Like it is that good. Education is the kindling of a flame, but not filling of a vessel. Education is kindling of a flame, but not filling of a vessel. ठीक है कि मतलब रट्टा मार के उनके दिमाग नहीं भरने, उनके अंदर flame of curiosity को जगाओ. What do you understand by this statement? In your opinion, which 5 values should Indian education system inculcate in every student? Justify. ठीक है. Education is a flame that lights upon the individual and society. Education is not about transferring knowledge from teacher to student. It is about manufacturing. It is not about manufacturing mute labor force for economy. This approach is narrow and not useful. Education as a kindling of a flame. रैशनल थिंकिंग डालो, उनके अंदर इनकलकेट करो, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि इस सागर क्वेश्चनिंग हिज एक्सेप्टेंस ऑफ पेट्रियार्की, चूजिंग लाइफ दैट इज फिल्ड विद मीनिंग. कि मतलब ऐसे होना चाहिए, क्यूरियोसिटी स्पार्क करो, मीनिंग को स्पार्क करो, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या फिर कम्युनिटेरियन लिविंग को जो स्पार्क करे, कि डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर इंडिविजुअल. कि मतलब जो गोल्स हैं वो सोसाइटी को भी फर्दर करते हैं और इंडिविजुअल को भी फर्दर करते हैं. बिकमिंग अ चेंज कैटलिस्ट इन द सोसाइटी. जब आप क्वेश्चन करोगे क्यूरियोसिटी से, तो फिर आप क्या करोगे, आप कैटलिस्ट बनोगे चेंज के. फॉर एग्जाम्पल, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इन्वायरमेंट कैंपेन बाय स्कूल चिल्ड्रन. इट इज़ अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर जस्टिस, जैसे कि मलाला यूसुफजई स्टैंडिंग अप टू तालिबान अप्रेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रेटर गुड. अंबेडकर यूज्ड हिज नॉलेज टू एंड अनटचेबिलिटी. वैल्यूज नीडेड इन इंडियन एजुकेशन. 5 वैल्यूज पूछी थी, 4 लिखी हैं. ओके. इंटीग्रिटी, गिवन द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, वैल्यूज नीडेड इन इंडियन एजुकेशन. तो इंटीग्रिटी या फिर ऑनेस्टी. फिर उसके बाद टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम एक डाइवर्स कंट्री है ना. तुम्हें लाल रंग अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ नीला बेटर है, लड़ थोड़ी सकते हैं. तो उसके बाद सोशल जस्टिस होनी चाहिए, कि एक सेंस ऑफ जस्टिस होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, कि ये सही है, ये इसके साथ गलत हुआ तो मैं इसके साथ हूँ, है ना. कंटेंटमेंट होनी चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों के पीछे नहीं भागना, है ना. तो आई थिंक दीज आर फैंटास्टिक, है ना, कि ऑनेस्टी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस एंड कंटेंटमेंट, और उसी के साथ क्यूरियोसिटी ऐड कर दिया. चलिए, अब हम अगले वाले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम मैम का जो रिस्पॉन्सेस हैं केस स्टडी में